कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज़ के 9th वीडियो में आज हम समझेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे विभिन्न अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। हम जानेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं और उसके बाद में हम सभी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को एक सी प्रोग्राम के द्वारा समझेंगे बहुत डिटेल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को और सबसे पहले हम समझते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वे विशेष सिंबल्स हैं जिनका उपयोग सी प्रोग्रामिंग में गणितीय गणनाएं करने के लिए किया जाता है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो स्पेशल सिंबल्स हैं जिनका उपयोग हम करते हैं किसमें, सी प्रोग्रामिंग में। क्या करने के लिए करते हैं? हम मैथमेटिकल्स कैलकुलेशंस करने के लिए हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का उपयोग करते हैं। ये ऑपरेटर्स संख्याओं पर काम करते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर जब भी आप उपयोग करेंगे इसका मतलब आप संख्याओं पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न जैसी गणनाएं करते हैं कौन? अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की मदद से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको 5 और 3 को जोड़ना है तब हम ये जो प्लस ऑपरेटर है इसका उपयोग करते हैं, जो कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं। ठीक है, जब भी हमें दो संख्याओं को जोड़ना होता है तब हम इस प्लस ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। सी प्रोग्रामिंग में भी हम यही करेंगे। अगर हमें दो संख्याओं को जोड़ना होगा तब हम प्लस ऑपरेटर, और अगर सब्ट्रैक्ट करना होगा तो माइनस ऑपरेटर का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के प्रकार कौन कौन से हैं। सी प्रोग्रामिंग में निम्नलिखित अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का उपयोग होता है। तो कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं? जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं तो आपको बताना है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉडुलस। ठीक है, जिसमें से ये चार आपने बहुत बार देखा होगा। ठीक है, जब भी मैथमेटिक्स पढ़े होंगे आप तो हमेशा प्लस किया होगा आपने, माइनस किया होगा, मल्टीप्लिकेशन किया होगा, डिवीज़न किया होगा आपने, बस हो सकता है ये मॉडुलस ना किया हो। ठीक है, तो इसको हम आज की वीडियो में और डिटेल में समझेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं कि टेबल में क्या लिखा है। जब एग्ज़ाम में आपको आएगा तो आपको इसी तरीके से टेबल बनानी है और ऐसे ही आपको एग्जाम्पल लिखने हैं। मतलब ऑपरेटर, उसका नाम, उसका उपयोग और उसका उदाहरण। तो सबसे पहला ऑपरेटर है प्लस ऑपरेटर। इसको हम एडिशन कहते हैं। इसका उपयोग करते हैं हम दो संख्याओं को जोड़ने के लिए। एक एग्जांपल बता दिए कि 5 और 3 को हमने जोड़ा तो हमें 8 मिला। उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन, उसी तरीके से डिवीज़न। ठीक है, ये सारे ईजी है। इसके बाद जो हमारा लास्ट ऑपरेटर है वो है मॉडुलस ऑपरेटर। दो संख्याओं के भाग का शेषफल देता है। ठीक है, शेष देता है या रिमाइंडर देता है कौन? मॉडुलस। जैसे अगर हमने 5 और 3 को अगर मॉडुलस ऑपरेशन परफॉर्म किया इन दोनों के बीच में तो हमें 2 मिलेगा। और ये 2 क्या है? 2 हमारा शेषफल है। जब हम 5 को 3 से भाग करेंगे तो हमें 2 जो है शेषफल में मिलेगा। ठीक है, मैं आपको भाग करके दिखा देता हूँ क्योंकि कई लोगों के लिए ये ऑपरेटर बिल्कुल नया होगा। तो जैसे मैंने ये 5 है मेरे पास और मैंने इसको 3 से भाग किया। ठीक है, तो कितने टाइम्स में जाएगा? एक बार में जाएगा। 3 1 जा 3। तो जो हमारा हमने माइनस किया 5 में से 3 को, तो हमारा ये 2 बचा ना, यही हमारा मॉडुलस ऑपरेटर देता है। ठीक है, यही होता है आउटपुट मॉडुलस ऑपरेटर का। मतलब दो संख्याओं को आपस में डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा वो बताता है हमारा मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सारे ऑपरेटर्स का पर एक सी प्रोग्राम हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास एडिशन ऑपरेटर। एडिशन ऑपरेटर क्या करता है? दो संख्याओं को जोड़ता है। दो संख्याओं को जोड़ने के लिए ये सी प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, जब आप बेसिक सी प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। तो देखिए इस प्रोग्राम में क्या है। इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने इंक्लूड किया है stdio.h को। पिछले वीडियोस में हमने चर्चा करी थी कि हम क्यों इस हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इस हेडर फाइल में ही हमारा इनपुट और आउटपुट के लिए फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अगर हम इस हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम अपने प्रोग्राम में नहीं कुछ इनपुट ले पाएंगे, नहीं कुछ आउटपुट दे पाएंगे। इसलिए इस फाइल को, इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है हमारे सी प्रोग्राम में। ठीक है, तो जब भी आप सी प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो आप इस लाइन को याद कर लीजिए, ये आपको लिखना ही लिखना है। उसके बाद जब भी आप सी प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको एक मेन फंक्शन कम से कम बनाना पड़ेगा। आपके प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं लेकिन मेन फंक्शन सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, सिर्फ एक ही फंक्शन मेन होगा और जो कंपाइलर होगा वो एग्जीक्यूशन मेन से ही स्टार्ट करेगा। ठीक है, उसके बगल में हम रिटर्न टाइप लिखते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था रिटर्न टाइप इंट
ठीक है। इंट रिटर्न टाइप मतलब कि हमारा फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन यहाँ पे रिटर्न टाइप वॉइड है। वॉइड मतलब होता है खाली, ठीक है। वॉइड मतलब होता है खाली या कुछ नहीं, ठीक है, खाली या कुछ नहीं। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये कुछ नहीं रिटर्न करेगा, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा कुछ नहीं रिटर्न करेगा। तो देखिए आप यहाँ लास्ट में देख सकते हैं, जो हम पिछले वीडियो में रिटर्न 0 लिख रहे थे, हमने यहाँ नहीं लिखा क्योंकि हमारा जो फंक्शन का रिटर्न टाइप है वो वॉइड है, ठीक है। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर कैसे जाते हैं हम, ये करली ब्रैकेट लगे हुए हैं, ठीक है। ये करली ब्रैकेट बताते हैं कि मेन फंक्शन यहाँ शुरू हो रहा है और मेन फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपने पिछला वीडियो जिसमें मैंने बताया था वेरिएबल किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं वो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आप अभी प्लेलिस्ट में पीछे जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल किस तरीके से डिक्लेयर किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, ठीक है। उनमें वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दी, ए में 10 कर दिया, बी में क्या कर दिया 20 कर दिया, ठीक है। 2 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज किया इस लाइन में। उसके बाद में हमने एक और वेरिएबल बनाया सम नाम का, और सम नाम के वेरिएबल में हमने क्या रखा, a प्लस बी, मतलब a और b को जोड़ने में जो हमें मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा 30। तो उस 30 को हमने कहाँ रखा, इस सम नाम के वेरिएबल में। उसके बाद हमने प्रिंट फंक्शन लिखा। प्रिंट फंक्शन हमें क्या करता है, आउटपुट स्क्रीन में आउटपुट या मैसेज या आंसर दिखाने में हमें हमारी हेल्प करता है, ठीक है। जो एडिशन हमने किया उसका रिजल्ट जो है वो %d है। यहाँ %d क्यों लगा है, क्योंकि %d को हम कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर का क्या काम होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर का काम होता है कि डबल कोट्स के अंदर हम जो लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। जैसे रिजल्ट एज इट इज़ प्रिंट हो गया, स्पेस ऑफ स्पेस एडिशन, ये सब एज इट इज़ प्रिंट हो गया। लेकिन यहाँ पे हम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। तो जब भी आप वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाहेंगे तो आप वहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे उस वेरिएबल का। ये वेरिएबल किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, ठीक है। सम वेरिएबल किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, %d होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने %d लिखा ताकि इस %d की जगह ये सम की वैल्यू आ जाए, ठीक है। इस सम की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी %d की जगह। अगर %d नहीं लिखते तो यहाँ पे हमेशा कोई कांस्टेंट आंसर आता, ठीक है। आंसर को वेरिएबल बनाने के लिए हमने यहाँ पे %d लिखा है। उसके बाद में जो /n लगा है, /n का मतलब होता है न्यू लाइन। न्यू लाइन मतलब कि आंसर प्रिंट करने के बाद जो कंट्रोल है वो न्यू लाइन में चला जाएगा। उसके बाद अगर आप कुछ और प्रिंट करते तो न्यू लाइन में प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हालांकि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो आपके प्रोग्राम में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। तो इसका जो आउटपुट है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से आउटपुट आएगा इस वाले प्रोग्राम को जब आप रन करेंगे तो, ठीक है। रिजल्ट ऑफ एडिशन इस %d की जगह क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है, ठीक है, सेम उसी तरीके से काम करेगा। हमने 2 वेरिएबल बनाया, दोनों वेरिएबल का जो डिफरेंस है वो हमने डिफरेंस नाम के वेरिएबल में रखा और हमने उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन जो हो जाएगा रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन जो होगा 12 आ जाएगा, ठीक है। 20 - 8 12 आ जाएगा। इसी तरीके से सेम काम करेगा मल्टीप्लिकेशन। हमने 2 वेरिएबल बनाया और प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल में दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट, जो मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर होगा वो हमने रख दिया प्रोडक्ट में और हमने फिर उसको प्रिंट कर दिया। इस तरीके से हमारा कुछ आउटपुट आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत आसान है। लेकिन अब थोड़ा जो ट्रिकी चीज़ है वो है डिवीज़न में, ठीक है। डिवीज़न क्या करता है, पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग देता है। लेकिन इसमें एक विशेष नोट है, ध्यान देने वाली बात है कि अगर दोनों ऑपरेंड्स इंटीजर हैं, ठीक है। अब देखिए 2 चीज़ें होती हैं, पहला होता है ऑपरेंड और एक होता है ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर, ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं। जैसे हमने लिखा a + b, तो यहाँ पे a और b जो हैं ये ऑपरेंड है, ठीक है। जिस पे ऑपरेशन हो रहा है वो ऑपरेंड होते हैं और जो ऑपरेशन हो रहा है, कौन सा ऑपरेशन हो रहा है इन दोनों के बीच में, प्लस ऑपरेशन हो रहा है। तो ये जो प्लस है ये ऑपरेटर है और a और b क्या है, ऑपरेंड है, ठीक है। a और b जिस पे ऑपरेशन हो रहा है वो ऑपरेंड और जो ऑपरेशन हो रहा है वो ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर दोनों ऑपरेंड्स इंटीजर हैं, मतलब हमने किया है क्या, a/b किया है, और यहाँ पे अगर a और b दोनों ही इंटीजर हैं तो परिणाम भी इंटीजर होगा, तो उनका जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं 10 डिवाइड बाई
ठीक है, 10 डिवाइड बाई 3 करता हूँ। ठीक है, 10 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है। जब मैं 10 को 3 से डिवाइड करूँगा तो जो आंसर आएगा मेरा, ठीक है, जो आंसर आएगा वो आएगा 3.3। ठीक है, ऐसे डिवाइड करते हैं ना, 3.33। ठीक है, ऐसे आगे जाते जाएगा 3.33 मतलब आंसर आएगा। तो आंसर तो इसका 3.3 आना चाहिए, लेकिन अगर दोनों ही ऑपरेंड हमारे इंटीजर हैं, ये 10 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है, अगर दोनों ही हमारे इंटीजर हैं ऑपरेंड, तो जो आंसर होगा वो भी इंटीजर ही होगा। तो यहाँ पे दोनों ऑपरेंड इंटीजर हैं, इसलिए आंसर हमारा इंटीजर में ही आएगा। ठीक है, जबकि आंसर क्या आना चाहिए 3.33। ठीक है, लेकिन दशमलव वाली वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी, वो ट्रंकेट हो जाएगी। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर दोनों ऑपरेंड्स इंटीजर हैं तो परिणाम भी इंटीजर होगा, दशमलव भाग हटा दिया जाता है। फ्लोटिंग पॉइंट परिणाम के लिए कम से कम एक ऑपरेंड को फ्लोट बनाएं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा करना है कि आपका जो परिणाम है, जो आपका आंसर है, वो दशमलव में आए, मतलब सही आए, एग्जैक्ट आए। ठीक है, जैसे इस केस में तो आपको 10 या तो 3 दोनों में से एक ऑपरेंड को फ्लोट टाइप का बनाना पड़ेगा। अगर दोनों ही ऑपरेंड इंटीजर टाइप के हैं तो आंसर इंटीजर में मिलेगा। अगर आपको फ्लोट में आंसर चाहिए, दशमलव में आंसर चाहिए, तो आपको दोनों में से एक को कम से कम आपको क्या बनाना पड़ेगा, फ्लोट टाइप का बनाना पड़ेगा। यहाँ पे वही बात लिखी हुई है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए a और b दो वेरिएबल्स हैं, दोनों ही इंटीजर टाइप के हैं। a में 10 रखा हुआ है और b में क्या रखा हुआ है, 3 रखा हुआ है। उसके बाद हमने क्या किया, डिवाइड किया a और b को। ठीक है, हमने a और b को डिवाइड किया और div नाम के वेरिएबल में हमने दोनों को क्या रख लिया, रिजल्ट रख लिया। तो अभी div नाम के वेरिएबल में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, दोनों को हमने डिवाइड किया तो आंसर जो आएगा वो भी इंटीजर ही होगा। ठीक है, 10 को 3 से डिवाइड किए तो आंसर क्या आया, 3 आया। लेकिन फिर हमने क्या किया कि हमने div float नाम का एक और वेरिएबल बनाया। क्या बनाया, div float नाम का हमने एक और वेरिएबल बनाया। अब इस वेरिएबल में हमने क्या किया, a को हमने फ्लोट कर दिया। देखिए यहाँ पे ये, इसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग मतलब कि हमने a का टाइप बदल दिया। ठीक है, a का टाइप बदल दिया। a क्या था, इंटीजर था, हमने यहाँ पे a को क्या बना दिया, फ्लोट बना दिया। तो अब a क्या हो गया, अब a जो है वो फ्लोट हो गया। इस पर्टिकुलर लाइन में यहाँ पे a जो है फ्लोट हो गया। तो फ्लोट हो गया मतलब 10.00 हो गया। ठीक है, 10.00 हो गया। ठीक है, फ्लोट हो गया। अब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 3 है। ठीक है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 3 है। अब हम जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो div float में जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 3.3333। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा मतलब दशमलव में। ठीक है, जब हमने दोनों में से एक को क्या कर दिया, फ्लोट कर दिया। तो इसी तरीके से जब आप रिजल्ट देखेंगे, इसका रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट करेंगे, तो जब हमने ऊपर में रिजल्ट प्रिंट किया तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हम इस लाइन का आंसर भी देख सकते हैं। आंसर क्या है, रिजल्ट ऑफ इंटीजर डिवीजन इज 3। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे इंटीजर डिवीजन किया है। आप रिजल्ट में भी देख सकते हैं, हमने रिजल्ट में यहाँ %d लिखा है। इसका मतलब कि जो div की वैल्यू है वो क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, उसके बाद हमने किसकी वैल्यू प्रिंट करी है, div float की वैल्यू प्रिंट करी है। और div float किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। तो फ्लोट का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो %f होता है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने इसकी चर्चा करी थी। तो div का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो क्या है, %f है। और %f के बीच हम 0.2 इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें दशमलव के बाद बस 2 ही डिजिट तक आंसर चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.33। अगर हम दशमलव 3 लिख देते, यहाँ पे 0.3 लिख देते तो आंसर हमारा 3 डिजिट में आता। अगर वैसे ही हम 0.4 लिख देते तो आंसर हमारा दशमलव के बाद 4 डिजिट में आता। तो इस तरीके से दोनों आंसर आपको प्रिंट करके दिखाए गए हैं कि अगर आप इंटीजर डिवीज़न करेंगे तो रिजल्ट आपको इंटीजर मिलेगा, और अगर आप फ्लोट डिवीज़न करेंगे तो आंसर आपको फ्लोट में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है मॉडुलस ऑपरेटर। ये क्या करता है, ये दो संख्याओं के भाग का शेष देता है। विशेष नोटिस में क्या है कि यह ऑपरेटर केवल इंटीजर संख्याओं पर काम करता है। तो जब भी आप मॉडुलस ऑपरेटर को उपयोग करेंगे तो आपके पास जो दो संख्याएं होनी चाहिए हमेशा इंटीजर ही होनी चाहिए। ये इंटीजर्स पर ही काम करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे और मतलब
डिवाइड क्या करेंगे, यहाँ पे हम मॉडुलस ऑपरेटर का उपयोग करेंगे। ठीक है, देखिए डिवीज़न ऑपरेटर और मॉडुलस ऑपरेटर में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने लिखा है a डिवाइड बाई b तो ये डिवीज़न ऑपरेटर है। ठीक है, ये क्या है, डिवीज़न ऑपरेटर। और अगर हमने लिखा है a मॉडुलस b तो ये है मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, इसका आंसर आएगा, अगर हमने 10 और 3 को डिवीज़न किया है तो आंसर आएगा 3, अगर दोनों इंटीजर हैं। ठीक है, और अगर हमने 10 मॉडुलस 3 किया है तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे a मॉडुलस b क्या किया गया है, तो जो मॉड नाम के वेरिएबल में जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटपुट क्या आएगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का, कि रिजल्ट ऑफ मॉडुलस इज़ 1। ओके, तो इस तरीके से हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का उपयोग करके सी में प्रोग्राम लिख सकते हैं। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्राथमिकता। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की प्राथमिकता होती है मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉडुलस की प्राथमिकता प्लस और माइनस से अधिक होती है। तो अगर आपको कहीं मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या मॉडुलस दिखे तो उनकी प्राथमिकता प्लस और माइनस से अधिक होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास लिखा हुआ है 5 + 3 × 2 तो पहले हम 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में 5 से प्लस करेंगे। ठीक है, भले ही ये प्लस हमारा पहले आ रहा है लेकिन मल्टीप्लिकेशन की जो प्रायोरिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर होगा 3 × 2 6, 6 + 5 11। ठीक है, इसका आंसर 11 होगा, क्योंकि पहले 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा, उसके बाद में प्लस किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट का उपयोग, प्राथमिकता बदलने के लिए ब्रैकेट का उपयोग करें। अगर आपको प्राथमिकता बदलनी है, आप चाहते हैं कि जो प्लस वाला ऑपरेटर है वो पहले एग्जीक्यूट हो, तब आप क्या करिए, आप ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है ब्रैकेट की। अगर ब्रैकेट है तो फिर बाद में कोई और नहीं देखा जाएगा। तो यहाँ पे भले इसकी प्रायोरिटी जो है प्लस से ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि ये 5 और 3 ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 5 + 3 8 हो जाएगा और 8 × 2 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ओके, उसके बाद एक और पॉइंट है टाइप कास्टिंग का। दशमलव परिणाम के लिए कम से कम एक ऑपरेंड को फ्लोट में कास्ट करें, ये हमने भी देखा था। ठीक है, कि अगर आपको आंसर जो है दशमलव में चाहिए तो दोनों में से कम एक ऑपरेंड को आप फ्लोट में कास्ट करें। हमने कास्टिंग ऊपर देखी थी, यहाँ पे इसको बोलते हैं, यहाँ पे ये देखिए टाइप कास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको जो रिज़ल्ट है वो दशमलव में चाहिए तो कम से कम एक ऑपरेंड की आप टाइप कास्टिंग करें। एग्जाम्पल के लिए आपने 10 के सामने अगर लिख दिया फ्लोट, तो जो 10 है जो इंटीजर था वो फ्लोट बन जाएगा और आपका आंसर जो है दशमलव के साथ आने लग जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस नोट से पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस नोट्स को डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है, आप ज़रूर नोट्स को डाउनलोड करिए और वहाँ से पढ़िए। ठीक है, उसके बाद वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।